अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अजमेर फ़ोटो स्कैंडल में जो अभी सज़ाएं हुई हैं उसके ताल्लुक से कुछ लोग जानना चाहते थे कि आखिर 32 साल पहले हुआ क्या था। इसमें जो सज़ाएं हुई हैं 6 लोगों को उम्र कैद की, इनका गुनाह किया था तो ये बहुत मशहूर केस है, इसको हर कोई जानता है। फिर भी कुछ लोग इस खबर से बेखबर हैं। असल में क्या, अजमेर में हुए देश के मशहूर ब्लैकमेल रेप कांड मामले में 32 साल के बाद आए फैसले के तहत कोर्ट ने बाकी बचे 7 में से 6 आरोपियों को गुनहगार मानते हुए सजा सुनाई गई। ब्लैकमेल कांड में शामिल आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी और सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन, इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई है अभी फिलहाल में। अच्छा, ये मामला था क्या? मामला ये था कि ये जो मैंने अभी नाम बताए, इनमें से ये किसी हॉस्टल की एक लड़की को चूज कर लिया करते थे। उसके बाद उसको किसी बहाने अपने फार्म हाउस पर ले जाकर उसके साथ गलत हरकत किया करते थे, उसका रेप किया करते थे और रेप करने के वक्त ये कैमरे से फोटो खींच लिया करते थे। और फोटो खींचने के बाद उसको डराकर धमकाकर भेज दिया करते थे कि अगर इस इंसिडेंट जो तुम्हारे साथ हुआ है किसी के साथ कोई आपने जिक्र किया तो तुम्हारी फोटो को सर्कुलेट कर दिया जाएगा, सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा। लड़कियां बदनामी के डर से बेचारी अपना मुंह नहीं खोला करती थी। उसके बाद उसके बाद फिर उस लड़की से कांटेक्ट किया जाता था और उससे कहा जाता था कि अगर तुम अपने ये फोटो सोशल मीडिया पर नहीं डलवाना चाहती तो अब किसी अपने दोस्त या सहेली को लेकर आओ, तब हम तुम्हारे ये फोटो वगैरह डिलीट कर देंगे। क्या होता था, इस स्कैंडल की शुरुआत 1990 से हुई थी। दरअसल आरोपी ने पहले एक लड़की को अपने चंगुल में फंसाया, जैसे मैंने बताया। उसके बाद उसके जरिए उसको डराकर धमकाकर उससे कहा, पहली लड़की को छोड़ने के बदले उसके सामने दूसरी लड़की लाने की शर्त रखते थे। इस तरह एक के बाद एक 100 से ज्यादा कॉलेज की लड़कियों के साथ आरोपियों ने गैंग रेप किया। गैंग रेप के दौरान आरोपी लड़कियों की न्यूड यानी नंगी फोटो खींच लेते थे। इसी दौरान एक कलर लैब से कई लड़कियों की न्यूड फोटो शहर भर में फैल गई। बता दें कि यह कहानी करीब 32 साल पुराने मामले की है, जिस पर इसी मंगल को कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें 6 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और ये जो लोग थे ये कोई ऐरा गैरा नहीं थे, बड़े रसूखदार थे। अजमेर में उस वक्त के यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, उसका साथी नफीस और उसके गुर्गे कॉलेज की लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे। फार्म हाउस और रेस्टोरेंट में पार्टियों के नाम पर लड़कियों को बुलाते थे और फिर उन्हें कोई भी नशीली दवा, नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ गैंगरेप करते थे। इसके बाद उनकी न्यूड तस्वीरें खींच लेते थे और लड़कियों को ब्लैकमेल कर दूसरी लड़कियों को अपने साथ लाने के लिए मजबूर करते थे। इस तरह एक के बाद एक लड़की इनके चंगुल में फंसती चली गई। जांच के बाद अजमेर शहर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ साथ कुछ रईसजादों के नाम सामने आए। उस वक्त के बहुत रसूखदार, अपने वक्त के रईसजादे
केस के मास्टरमाइंड अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती थे। इन रसूखदारों के नाम सामने आते ही पुलिस मामले को दबाने में लग गई। हर केस में होता है, देखा थोड़ा पैसे वाला है, थोड़ा रसूखदार है, थोड़ा इसकी पहुंच मंत्री संतरी जंतरी तक है, तो पुलिस वाले भी कहते हैं चलो जाने दो, कौन चक्कर में पड़े, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बात बिगड़ती देख राजस्थान की तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार ने जांच सीआईडी को दे दी। इस केस में कुल 18 लोगों पर आरोप लगे थे। फिर वहीं का एक लोकल अखबार है दैनिक नवज्योति, उसमें एक युवा रिपोर्टर संतोष गुप्ता थे उस वक्त। उन्होंने खबर लिखी और उनके इस खबर लिखने के बाद प्रशासन की थोड़ी नींद खुली। इन बेटियों के साथ ये दरिंदों ने, मतलब इनकी नींद खुली और इन्होंने सोचा कि इन बेटियों के साथ इन दरिंदों ने ये क्या कर दिया। हर किसी का खून खौल रहा था। खबर में ये जो गिरोह के लोग थे, कुछ धार्मिक थे, कुछ राजनीतिक थे, कुछ सामाजिक व आर्थिक, सभी तरह से प्रभावशाली बताए गए थे। इधर इन्होंने अपने कुकर्मों के जो इनके साक्ष्य थे, जो इनके दस्तावेज थे, उनको इन्होंने मिटाना शुरू किया। वहीं ओहदेदार अपराधियों को बचाने में लग गए। उस वक्त की पुलिस पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने इसके दस्तावेज मिटाने की कोशिश की और जो रसूखदार रईसजादे थे इनको बचाने की भरपूर कोशिश की। इस मामले में 18 पीड़िताओं ने, यानी कि 18 लड़कियों ने कोर्ट के सामने गवाही दी थी। मामले का खुलासा होने से पहले कुछ लड़कियां हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास भी गईं, लेकिन पुलिस ने केवल बयान दर्ज कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उधर आरोपियों ने बयान देने वाली लड़कियों को धमकाना शुरू कर दिया। एक तो आरोपियों का खुलेआम घूमना और फिर धमकी देने का असर यह हुआ कि फिर वो लड़कियां कभी पुलिस के सामने गई ही नहीं। हालांकि बाद में कम से कम 18 लड़कियों ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ बयान दर्ज कराया। बाकी लड़कियां डर और बदनामी की वजह से हॉस्टाइल हो गई, यानी कि कोर्ट में पहुंची ही नहीं। अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड का खुलासा अजमेर के एक कलर लैब से हुआ था। मतलब देखो, ये रईसजादे उनके साथ ज्यादती करते, वो तो करते ही थे। जिस कलर लैब में ये लोग फोटो बनवाते थे, जब उन्होंने इन लड़कियों के फोटो देखा तो ये कलर लैब के जो लड़के काम करने वाले थे, जो इनके मालिक थे, वो भी इन लड़कियों को अब्यूज करने लगे। उन्होंने भी इनको फोटो दिखाए कि उनके पास तो हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा हैं। अब उन रईसजादों के साथ साथ ये फोटो कलर लैब वाले भी इनको अपनी हवस का शिकार बनाने लगे। जब वहां रखे कुछ अश्लील फोटो लीक हो गए और शहर में चर्चा हो गई, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो इस स्कैंडल का खुलासा हुआ। अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड में 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ था। ये तो वो हैं जो सामने आई थी। कितनी ऐसी हैं बेचारी गरीब जो अपनी इज्जत के खातिर, अपनी बदनामी के खातिर सामने ही नहीं आई और यूं ही आज तक घुट घुट कर जी रही हैं। और ये जो गुंडे थे, ये जो रईसजादे थे जिन्होंने ये ज्यादतियां की थी, इनको सजा होने का इंतजार कर रही हैं। और मैं ये मानता हूं कि आज अभी जो पिछले मंगल को इनको सजा हुई है तो उनके दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिला होगा। हालांकि ये सजा काफी नहीं है, इसमें होना तो ये चाहिए था कि इनको सरेआम फांसी पर लटकाकर इनको इनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था। लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ था। शुरुआती जांच में एक भी पीड़िता सामने नहीं आ रही थी, जिसके बाद पुलिस उन तस्वीरों के जरिए लड़कियों तक पहुंचने लगी। इस मामले के बाद कुछ लड़कियों ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। इस मामले के बाद कुछ लड़कियों ने बदनामी के डर से कि कभी ये रईसजादे अपने पास बुला रहे हैं, कभी कलर लैब वाले अपने पास बुला रहे हैं, तो क्या करती, घर वालों से कहती
तो शायद उनके घर वाले उन पर यकीन कर लेते, लेकिन बदनामी के डर से। और उस वक्त ये मशहूर हो गया था कि अगर किसी लड़की का रिश्ता आता था तो लड़के वाले पहले पूछ लिया करते थे क्या लड़की तुम्हारी, एक सोफिया कॉलेज था और एक और कॉलेज था, उस कॉलेज में तो पढ़ी हुई नहीं है। अगर उस कॉलेज में लड़कियां पढ़ी हुई होती थी उस वक्त तो उनके रिश्ते बड़ी मुश्किल से हो रहे थे। एक हमारे समाज का ये भी रंग है, जबकि होना ये चाहिए कि वो बेचारी मजबूरी में फंस गई उनके चंगुल में, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज के हमेशा दो चेहरे रहे हैं, एक कुछ और एक कुछ। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब इनको ताउम्र जेल में सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा और ये रोजाना उस दिन को याद करेंगे कि हमने उन लड़कियों के साथ ज्यादती करके बेशक बुरा किया या अच्छा किया, ये तो इनका दिल जानता है। मगर आप कमेंट करके ये बताएं कि ये केस जब हुआ तो एक लड़की के साथ होता, दो के साथ होता, तीन के साथ होता, 100 से ज्यादा लड़कियों का बलात्कार इन हबश के पुजारियों ने, इन भेड़ियों ने उनको रौंद डाला। जब ये केस खुलकर सामने आया तो पूरा पुलिस प्रशासन इसको दबाने में लग गया, मगर कलर लैब से जो फोटो पब्लिक में सर्कुलेट हो गए, जो सार्वजनिक हो गए, उसकी वजह से ये जांच करनी पड़ी और इस जांच का ये नतीजा निकला कि कुछ लोगों को पहले इसमें सजा हुई, एक इसमें फरार चल रहा है और 6 को अभी सजा हुई है। इससे हम सभी को ये सबक लेना चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। अपने बच्चों को अगर परेशान देखें अचानक तो उनसे पूछना चाहिए कि ऐसी क्या परेशानी है, तुम हर वक्त गमज़दा रहने लगे हो। और बच्चों से फ्रेंडली होकर बात कीजिए, बच्चों को बताइए कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। खासकर अपनी बच्चियों को बताइए बैड टच और गुड टच का क्या मामला है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब से 32 साल पहले अजमेर शरीफ की सरजमीन पर जो कांड हुआ था उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। अगर फिर भी मुझसे बताने में कोई गलती हो गई हो या कोई जानकारी रह गई हो तो उसको माफ करें और कमेंट में लिखकर बता दें, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और हाँ, होशियार रहिएगा, सतर्क रहिएगा, इसलिए कि ये भेड़िए हर गली हर नुक्कड़ पर खड़े हुए मिलते हैं। होशियार रहें, सतर्क रहें, यही दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी की हिफाजत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।